मटेरियल डीएनए है। इसको प्रूफ करने के लिए दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्क किया था। पहला जो नाम था वो अल्फ्रेड हार्सी, इसको हार्सी कहते हैं, और दूसरे जो थे वो मार्था चेस्ट। इन्होंने 1952 में अपने एक्सपेरिमेंटल बेस पर ये प्रूफ कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, यानी डीएनए में ही ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस पाई जाती है। अब अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए ये उनका एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है। क्या क्या उन्होंने किया था स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या लिया था, दो बैक्टीरियोफेज वायरस को लिया था। अब जानते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस क्या होता है। एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, एंड फाइनली ये डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर इंजर्ड करता है। ये तो क्लियर था, बस उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना था। इसलिए पहला इन्होंने क्या लिया था, दो बैक्टीरियोफेज वायरस लिया था, बैक्टीरियोफेज वायरस फर्स्ट एंड बैक्टीरियोफेज वायरस सेकेंड। अब इसको इन्होंने दो क्यों लिया था, क्योंकि हम जानते हैं जब हम वायरस की स्टडी करते हैं बैक्टीरियोफेज में तो इसमें दो चीज़ें पाई जाएगी। एक इसका जेनेटिक मटेरियल होता है जो डीएनए हो गया, और दूसरा क्या होता है, प्रोटीन कोट होती है। जो प्रोटीन कोट होती है वो और डीएनए, ये दो चीज़ वायरस में पाई जाती है। यानी वायरस जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता होगा, इन्फेक्शन की प्रोसेस को ऑपरेट करता होगा, तो इसी दोनों में से कोई एक जाता होगा। ये तो क्लियर था कि डीएनए ही जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया में डीएनए ही जाता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना था, इसलिए बैक्टीरियोफेज वायरस को हार्सी और चेस्ट ने लिया। इन्होंने दो लिया था। पहला जो बैक्टीरियोफेज वायरस था उसमें जो डीएनए होता है, डीएनए में आपका फास्फोरस पाया जाता है और प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर पाया जाता है। इन दोनों को इन्होंने क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव कर दिया, ताकि ऑन द बेसिस ऑफ रेडियो एक्टिविटी ये पता चल सके कि बैक्टीरिया के अंदर इनमें से कौन जाता है। अब जो पहला वाला जो फेज था उसको इनकॉर्पोरेट किया, ताकि उसमें जो सल्फर है वो आपका कितना हो जाए, हैवी 35 या रेडियो एक्टिव सल्फर में वो कन्वर्ट हो जाए। दूसरा वाला जो लिया था डीएनए को लिया था, और डीएनए में फास्फोरस को इन्होंने क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से उन्होंने दो प्रिपरेशन को तैयार किया था। पहला जो प्रिपरेशन था वो बैक्टीरियोफेज फर्स्ट था, जिसमें सल्फर को रेडियो एक्टिव कर दिया गया था। दूसरा जो प्रिपरेशन था वो आपका कौन सा था, फेज सेकेंड वायरस था, इसमें डीएनए को रेडियो एक्टिव कर दिया गया था। इस तरह से दो इन्होंने रेडियो एक्टिव लेवल तैयार किया था, या दो आप कल्चर को तैयार किया। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या किया, इन्होंने दोनों बैक्टीरियोफेज वायरस को टू डिफरेंट बैक्टीरिया के ऊपर क्या कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया। आप जानते हैं जैसे ही हम बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्ट करेंगे, इन्फेक्शन की प्रोसेस होती है, और जब इन्फेक्शन की प्रोसेस होती है तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो वायरल डीएनए होता है वो आपका बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर चला जाता है, या प्रोटीन कोड टर्म नहीं यूज़ कर सकते हैं, यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर चला जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे इन्होंने क्या किया था कि सिंपल, बहुत ही इजी वे में अगेटिंग की प्रोसेस को ऑपरेट किया था विद द हेल्प ऑफ ए ब्लेंडिंग। इसलिए इसको ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एगेशन के लिए, या आप कह सकते हैं वायरल प्रोटीन कोट को जो अडेयर हो जाती है बैक्टीरिया के ऊपर, उसको सेपरेट करने के लिए, सेपरेट
करने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया था? ब्लेंडर का किया गया था, इसलिए इसको ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ब्लेंडर जब हम कर देते, ब्लेंडिंग की प्रोसेस को जैसे ही ऑपरेट कर दिया गया, यानी जो वायरल कोट थी वो बैक्टीरिया से सेपरेट हो गई। इसी के तुरंत बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस को ऑपरेट किया जाता है। जब सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस को ऑपरेट किया जाता है तो अब उसके बाद जो होता है दो चीज़ें होंगी। एक आपका पहला जो होगा सेडिमेंट, या कह सकते हैं ये बैक्टीरियल सेल मिलेगी, और दूसरा होगा सुपरनाटेंट दो चीज़ें हमको मिलती है। अब जब हम ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में, तो हम देखते हैं कि वो बैक्टीरियोफेज जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर था, दैट सल्फर वाज डिटेक्ट in the supernatant and the radioactivity of this sulfur is not found in the cell, means bacterial cell में सल्फर जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। वैसे जब एक्सपेरिमेंट बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत लिटिल अमाउंट भी रहता है, कुछ पहुंच जाता है, बट इन जनरल जो होता है कि ये जो रेडियो एक्टिविटी होती है किसकी, सल्फर की, ये हमें कहाँ पर मिलती है, कोट में अवेलेबल होती है। जो आपकी कोट थी उसमें अवेलेबल थी, आप कह सकते हैं जो सुपरनाटेंट था उसमें सल्फर था, यानी सल्फर, और चूंकि सल्फर जो होता है, सल्फर आर फाउंड प्रेजेंट इन द प्रोटीन, इस तरह से प्रोटीन जो होती है वो सेल के अंदर नहीं जाती है। सो इट इज क्लियर दैट प्रोटीन इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल बिकॉज इट नॉट इन्फेक्ट द बैक्टीरियल सेल, या आप कह सकते हैं ये बैक्टीरियल जीनोम को इन्फेक्ट नहीं करता है, इनकॉर्पोरेट करके वायरल कोट नहीं बनाता है, इसलिए ये प्रोटीन जो है ये आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है। उसके बाद जब जो सेकेंड वाला फेज था, इसमें जब देखा गया तो देखा गया कि जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस था, दैट वाज डिटैच्ड इन सेकेंड केस, द रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाज डिटैच्ड इन द सेल। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि डीएनए जो होता है ये वो मटेरियल होता है जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन का कारण बनता है, और यही है, और इस तरह से ये बैक्टीरियल जीनोम को लेकर के वायरल जीनोम को बनाने का काम करता है। तो फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजल्ट ये क्लियर हो गया कि क्योंकि रेडियो एक्टिविटी जो थी वो सेल के अंदर मौजूद थी, इसकी फास्फोरस की, लेकिन जो सुपरनाटेंट था उसमें रेडियो एक्टिविटी जो थी वो मौजूद नहीं थी, प्रेजेंस नहीं थी, और इससे ये प्रूफ हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल बिकॉज इट हैव द एबिलिटी टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले वाला एक्सपेरिमेंट, इसी में ट्रांसफॉर्मेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, इसी में जीनोम को अल्टर करने की कैपेसिटी पाई जाती है, इसी में इन्फेक्शन की कैपेसिटी पाई जाती है इन रेफरेंस टू द बैक्टीरियोफेज। और इससे ये पता चलता है कि डीएनए इज द जेनेटिक का मटेरियल। एंड फाइनली जो कंक्लूजन था वो हार्सी और चेस का था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि यही क्या होता है, इन्फेक्शन में बैक्टीरियल सेल के अंदर इंटर करता